हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट सीरीज़, जो है वो करेंसी डेरिवेटिव एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले जो है वो मॉक टेस्ट सीरीज़ का जो है वो टेस्ट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। आइए, ठीक है। सबसे पहले जो है वो इस मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो समझते हैं एंड देन उसका आंसर देखेंगे। यूएस डॉलर इज़ वाइडली यूज्ड एज अ व्हीकल करेंसी इन अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। क्या यूएस डॉलर को जो है वो वाइडली यूज्ड करा जाता है एज अ व्हीकल करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन? इसका आंसर येस या नो है। इसका आंसर है येस। देखो, अगर आप जो है वो देखोगे ना चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पर जो है वो साफ तौर पे लिखा हुआ है यूएस डॉलर को जो है वो मोस्ट वाइडली ट्रेडेड करेंसी है एंड इसे जो है वो यूज़ करा जाता है एज अ व्हीकल करेंसी की तरह भी जो है वो इसे यूज़ करा जाता है। इन एडिशन जो वाइड स्प्रेड ट्रेडिंग है ना जो है वो यूएस डॉलर की, वो रिफ्लेक्ट करती है कि उसका यूज़ है एज अ व्हीकल करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। तो जो है वो पहले एमसीक्यू का आंसर क्या हो गया? यस। ठीक है। द अमाउंट ऑफ द एसेट डेट हैज़ टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। कितना एसेट जो है वो हमारे को एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिलीवर करना है, उसे जो है वो क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो बोला जाता है। मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ ये जो है वो आपको कहाँ मिलेगा। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछा गया चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के अंदर। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट साइज, द अमाउंट ऑफ द एसेट डेट हैज़ टू बी डिलीवर अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज लॉट साइज। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? लॉट साइज़ जो है वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़, जिसे हम जो है वो लॉट साइज़ भी बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज़ द गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग ऑफ करेंसी फ्यूचर्स? कौन जो है वो इशू करता है इसकी गाइडलाइंस को? आईसीएआई जो है वो इशूज़ करता है ये जो है वो इसकी गाइडलाइंस को, करेंसी फ्यूचर्स की गाइडलाइंस को जो है वो कौन इशू करता है? आईसीएआई जो है वो इशू करता है। ये जो है वो समहाउ जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा, जहाँ पर जो है वो ये साफ तौर पे जो है वो लिखा हुआ है कि जो है वो कौन जो है वो इशू करता है इसकी गाइडलाइंस को? आईसीएआई जो है वो इशू करता है। वेट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आ जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू करी है। सो आप ये समझ पा रहे हो कि यहाँ पर जो है वो इसके अंदर एक एक वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। सो राइट, तो यहाँ पर जो है वो आईसीआई जो है वो इशू करता है गाइडलाइंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन द करेंसी फ्यूचर्स? किनको जो है वो अलाउड नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं? देखो, एनआरआईज को जो है वो अलाउड नहीं होता। एनआरआईज को जो है वो अलाउड नहीं होता कि वो जो है वो करेंसी फ्यूचर्स के अंदर जो है वो ट्रेड कर पाएँ। ओनली जो है वो रेजिडेंट इंडियंस को जो है वो अलाउड होता है कि वो जो है वो कर सकते हैं। परमिशन जो है, देखो, ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 9 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर करेंसी डेरिवेटिव, जो कि कहता है, जहाँ पर फेमा के प्रोविजन जो है वो क्या कहते हैं कि जो है वो परमिशन जो है वो किसको है? जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वही एंटर कर सकता है करेंसी फ्यूचर्स के अंदर। तो यहाँ पर एनआरआईज को जो है वो परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये वाला एमसीक्यू भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है द एक्सपोजर ऑफ द बैंक ऑन देयर ओन अकाउंट इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ देयर नेट ओपन पोजीशन। ये बात बिल्कुल जो है वो ट्रू है। देखो, इसका मतलब ये है कि जो भी एक्सपोजर जो भी बैंक्स ने करा है ऑन देयर ओन अकाउंट इन द करेंसी फ्यूचर मार्केट, क्या वो जो है वो उनकी नेट ओपन पोजीशन का जो है वो पार्ट बनता है? हाँ, जो है वो उनकी नेट ओपन पोजीशन का जो है वो पार्ट बनता है। ये देखो, ये इसी चैप्टर के अंदर अगर आप जो है वो ये पॉइंट देखोगे ना कि जो एक्सपोजर है बैंक का ऑन देयर ओन, वेट अ सेकेंड, ऑन देयर ओन अकाउंट इन द करेंसी फ्यूचर शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ द नेट ओपन पोजीशन, तो ये जो है वो हमारा हो गया ट्रू। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सेटलमेंट कन्वेंशन फॉर द करेंसी एक्सचेंज स्पॉट डेज? तो वो हो जाता है हमारे पास T+2 डेज। देखो, ये कहाँ से पूछा गया कि स्टैंडर्ड सेटलमेंट कन्वेंशन? देखो, ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड सेटलमेंट जो है वो T+2 डेज़ के अंदर होता है। वेट अ सेकेंड, ये देखो, जो फ्यूचर्स का जो सेटलमेंट जो है वो करा जाता है, वो जो है वो कैसे करा जाता है? T+2 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है वो क्या करा जाता है? फाइनल सेटलमेंट जो है वो करा जाता है। तो स्टैंडर्ड सेटलमेंट कन्वेंशन क्या है फॉरेन एक्सचेंज स्पॉट ट्रेड्स का? वो क्या है? वो है T+2 डेज़ के अंदर जो है वो सेटलमेंट होता है। क्लियर जो है करा जाता है T+2 डेज़ के अंदर। इफ़ एन ऑर्डर टू बाय द सेल इज़ लिमिटेड बाय द फिक्स्ड प्राइस, क्या उसे जो है वो लिमिट ऑर्डर बोलते हैं? हाँ, उसे जो है वो लिमिट ऑर्डर भी जो है वो बोला जाता है। इसका आंसर जो है वो आ जाता है ट्रू। देखो, ये जो है वो आपको कहाँ मिलेगा कि उसे जो है वो लिमिट ऑर्डर बोला जाता है? ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स के अंदर। ये देखो,
जो है वो लिमिट प्राइस जो है वो बोला जाता है। अगर मान लो जो है वो ऑर्डर है, जो खरीदने का ऑर्डर अगर मान लो वो एक फिक्स प्राइस से लिमिट कर दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, लिमिट प्राइस या लिमिट ऑर्डर बोला जाता है। इन ऑर्डर टू बाय अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द सिक्योरिटी एट और बिलो अ स्पेसिफाइड प्राइस, कि जो है वो आप बाय कर सकते हो स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ अ सिक्योरिटी एक स्पेसिफाइड प्राइस के तक, या फिर जो है वो उससे बिलो पर जो है वो आप खरीद सकते हो, मतलब उससे ज़्यादा पे नहीं, या उस पर, या उससे कम पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ जाता है, द प्रॉपर साइज ऑफ द हेजिंग पोजीशन इन द बेसिक अप्रोचेस। प्रॉपर साइज जो है वो क्या होता है, पार्शियल हेज भी बोलते हैं प्रॉपर साइज को, जो है वो क्या बोला जाता है, पार्शियल हेज भी जो है वो बोला जाता है अगर हेजिंग पोजीशन की बात करें तो। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है जब भी एक्सचेंज ऑफ द करेंसी टेक प्लेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डेज, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे टोम बोला जाता है। ये आपको कहाँ मिलेगा कि उसे जो है वो टोम बोला जाता है, इसका आंसर जो है वो आपको मिलेगा, वेट अ सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर टोम जो है ये रहा। सो ये देखो, आपको ये जो है वो टोम का कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो दे रखा है कि अगर सेटलमेंट जो है वो ट्रेड डेट होती है यहाँ पर, अगर ट्रेड डेट के जो है वो अगले दिन जो है वो सेटलमेंट हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, टोम जो है वो बोला जाता है। ट्रेड डेट होता है टी, एंड अगर उसके अगले दिन हो रहा है तो T+1, मतलब टोम का जो है वो सेटलमेंट यहाँ पर हो गया। सो यहाँ पर हमने जो है ये पढ़ लिया टोम। फिर आ जाता है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द EUR करेंसी। EUR करेंसी को जो है वो कौन सी टर्म जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है, इसका आंसर आ जाता है फ्री फ्लोटिंग। ये आपने जो है वो EUR करेंसी के अंदर जो है वो पढ़ा भी होगा। देखो, EUR करेंसी जो है वो फ्री फ्लोटिंग करेंसी भी जो है वो होती है। ठीक है, तो ये जो है वो फ्री फ्लोट होती है मार्केट के अंदर, इसीलिए इसे जो है वो फ्री फ्लोटिंग करेंसी भी जो है वो क्या बोला जाता है, फ्री फ्लोटिंग करेंसी भी जो है वो बोला जाता है। तो ये तो एक थियोरेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर दिखाने वाली तो कोई बात है नहीं। इसके बाद आ जाता है सेटलमेंट मीन्स एक्चुअल पे इन और पे आउट टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसका मतलब ये होता है, यस, सेटलमेंट का मतलब जो है वो होता है एक्चुअल पे इन एंड पे आउट टू सेटल द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगेन ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से है, चैप्टर नंबर 6 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट से है, कि सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पे इन एंड पे आउट, कि जो है वो जो पे करा, मतलब एक्चुअली में पे इन कितना है या फिर पे आउट कितना है एक कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करने के लिए, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, सेटलमेंट जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला जो है वो क्वेश्चन क्या आ जाता है, ऑल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर सेटल्ड थ्रू एक्सचेंज ऑफ कैश इन इंडियन रुपीज़। क्या जो है वो सारे के सारे जो है वो सेटल करे जाते हैं थ्रू एक्सचेंज ऑफ कैश इन इंडियन रुपीज़, यस। इसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है, जो 12th क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू है। बिकॉज जो है वो क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटल्ड करे जाते हैं, यहाँ पर आपको कैश जो है वो इंडियन रुपीज़ के अंदर जो है वो पे करना पड़ता है। सो अगेन ये जो है वो ये इसी चैप्टर में से है। इसी चैप्टर के अंदर जो है सेटलमेंट मैकेनिज्म के अंदर ये बताया हुआ है कि सारे के सारे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कैश सेटल्ड होते हैं, और वो कैश सेटल मतलब वो जो है वो कैश को पे करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ के अंदर, वहाँ से जो है इनका सेटलमेंट जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द EUR, जो है वो करेंसी को कौन सी जो है वो टर्म जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब करती है। सो ये जो है वो ये सवाल जो है वो रिपीट हो गया। ये EUR करेंसी जो है वो क्या होती है, फ्री फ्लोटिंग होती है मार्केट के अंदर, मतलब आराम से जो है ये फ्लोट हो पाती है। इन अनदर वर्ड जो है वो फ्री फ्लोटिंग का मतलब है ट्रेडेबल बहुत अच्छे से होती है, फ्री फ्लोट है इसका। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो आ जाता है फ्री फ्लोट को जो है वो आप ये भी समझ सकते हो कि ये किसी चीज़ से अटैच नहीं है, एंड ये जो है वो फ्रीली मूव होती है। ये वाली करेंसी ऐसी करेंसी है, इस करेंसी की खास बात यही होती है EUR करेंसी की। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये फ्री फ्लोटिंग करेंसी है। तो ये दिस क्वेश्चन वाज एन इजी वन एंड अ थ्योरेटिकल। एज अ ट्रेडर यू बिलीव दैट EUR USD विल मूव फ्रॉम 1.12 to 1.18 इन द नेक्स्ट 2 month। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एग्जीक्यूट दिस व्यू यूजिंग जो है वो करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ EUR INR एंड USD INR। तो आप जो है वो क्या करोगे, देखो मैं बता दूं ये आपका ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बाय करना है, एंड शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेल करना है। आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है एज अ ट्रेडर, आपको ऐसा लग रहा है कि EUR USD जो है वो मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ में, तो आप क्या करोगे, करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर EUR INR के अंदर एंड USD INR के अंदर जो है वो आप क्या करोगे। देखो इस केस के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम जो है वो लॉन्ग कर देंगे EUR INR को एंड शॉर्ट कर देंगे USD INR को, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, अगर EUR बाई USD जो है वो 1.12 से 1.18 हो जाएगा तो कौन किसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। इन अनदर वर्ड्स, जो है वो EUR जो है वो क्या बनता जा रहा है, वो राजा बनता जा रहा है, और USD जो है वो उससे कम होता जा रहा है। तो इसीलिए जो है वो हम क्या करेंगे, EUR को बाय करेंगे, हम उसे जो है वो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे, एंड हम USD को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, उसको सेल कर देंगे। ठीक है, आप जो है हमेशा एक बात ध्यान में रखना, जो भी चीज़, जो भी करेंसी जो है वो चीपर है ना, अभी जो है वो चीपर चल रही है, देखो वो मूव होने वाली है नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर, आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपका ऐसा बिलीव है कि वो जो है वो 1.12 से 1.18 होने वाली है। देखो अगर कोई चीज़ सस्ती है अभी अभी तो वो सस्ती है ना, आपको लग रहा है कि वो बढ़ जाएगी, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप क्या करो, उसको खरीद लो। सस्ती चीज़ों को तो आप हमेशा खरीदते हो ना, एंड महंगी चीज़ों को आप हमेशा बेचते हो। तो महंगा क्या हो रहा है, USD महंगा हो रहा है, एंड EUR जो है वो सस्ता हो रहा है। इन अनदर वर्ड EUR की वैल्यू बढ़ रही है और USD की कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कर देंगे EUR INR एंड शॉर्ट कर देंगे USD INR को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसे अच्छे से करके रखना। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, बेस करेंसी इज़ द फर्स्ट करेंसी इन द करेंसी पेयर। क्या जो है वो करेंसी पेयर के अंदर जो है वो फर्स्ट करेंसी जो है वो करेंसी पेयर होता है। इसका आंसर है हाँ, करेंसी पेयर के अंदर फर्स्ट करेंसी जो है वो क्या होती है, बेस करेंसी भी जो है वो बोला जाता है। देखो ये हो गया बेस करेंसी बाय कोटेशन करेंसी, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। देखो जो 2 करेंसीज होती हैं वो बेस करेंसी एंड जो है वो कोटेशन करेंसी होता है, एंड प्राइस जो है वो फिक्स होता है। एंड देखो बेस कोड जो है वो क्या करा जाता है, बेस करेंसी का कोड जो है पहले रखा जाता है एंड फिर कोटेशन करेंसी का कोड। तो यहाँ पे बेस करेंसी जो है फर्स्ट करेंसी होती है करेंसी पेयर के अंदर। देन आ जाता है, अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट एन अंडरलाइंग बी इट इक्विटी इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा। देखो अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट एन अंडरलाइंग बी इट इक्विटी, और जो है वो ये सारा, इसका आंसर जो है वो क्या होगा, नो। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कभी भी जो है वो अंडरलाइन के साथ में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पर कोई अंडरलाइंग एसेट होता ही है जिसकी वैल्यू जो है वो डिटरमाइंड होती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो अंडरलाइंग एसेट पर ही जो है वो डिराइव होती है। आई होप आपको जो है वो ये अच्छे से समझ में आ रखा होगा। ठीक है, मैं आपको जो है वो दिखा भी देता हूँ। देखो डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव अपनी वैल्यू जो है वो किसके थ्रू जो है वो डिराइव करता है, वन और मोर बेसिक वेरिएबल, जैसे अंडरलाइंग एसेट भी बोलते हैं, इंडेक्स और रेफरेंस रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, नो, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, द फाइनल सेटलमेंट प्राइस ऑफ अ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। वो जो है वो क्या होगा, फाइनल सेटलमेंट जो है करेंसी फ्यूचर का जो है वो मतलब कौन सा जो है वो डेट लिया जाएगा, वो जो है वो लिया जाता है, RBI का रेफरेंस रेट लिया जाता है लास्ट वर्किंग डे पर। सो ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर से पूछा गया है, क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट इन करेंसी फ्यूचर। और इसके अंदर ये जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो फाइनल सेटलमेंट है ना, वो RBI का रेफरेंस रेट होता है फॉर द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो RBI का रेफरेंस रेट लिया जाता है लास्ट ट्रेडिंग डे पर, जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट ट्रेडिंग डे होगा वहाँ पर RBI का रेफरेंस रेट जो है वो लिया जाएगा। तो तवज्जो किसको दी जाएगी, RBI के रेफरेंस रेट को जो है वो तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पर हो गया RBI का रेफरेंस रेट, यहाँ पर तो नो हो ही गया था। लिमिट प्राइस इज ऑलवेज सेट हायर देन द मार्केट प्राइस। क्या इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फॉल्स। कभी भी जो है वो लिमिट प्राइस को जो है वो हमेशा जो है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा जो है वो नहीं रखा जाता। देखो इसके लिए जो है वो आप रेफ़र कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो, ये जो है ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से है, चैप्टर नंबर 5 ट्रेडिंग इन करेंसी फ्यूचर्स में से है। यहाँ पर जो है वो क्या है, लिमिट प्राइस का मतलब होता है कि जहाँ पर ऑर्डर करा जाता है कि हम स्पेसिफिक क्वांटिटी, बी इट एनी 100 जो है वो हो सकती है, 200 कुछ भी हो सकती है क्वांटिटी, कि हम जो है सिक्योरिटी की पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है खरीदेंगे एट और बिलो स्पेसिफाइड प्राइस, या फिर ऑर्डर है कि हम जो है उसे बेच देंगे एट और अबव द स्पेसिफाइड प्राइस, उसे जो है बोला जाता है लिमिट प्राइस। तो यहाँ पर लिखा है और, तो यहाँ पर जो है प्राइस जो है बढ़ भी सकता है एंड प्राइस जो है वो कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमेशा जो है वो वर्ड जो है ना लिख कर इन्होंने जो है गलत कर दिया, इसी वजह से इसका आंसर जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद आ जाता है, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इज कंप्यूटेड एट डैश परसेंटेज डैश ऑन द मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ द ग्रॉस ओपन पोजीशन। जो एक्सट्रीम लॉस मार्जिन होता है ना, वो होता है 1% जो है वो होता है, कंप्यूटेड करा जाता है 1% ऑन मार्क टू मार्केट वैल्यू।
सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बाद आ जाता है ब्रांच मैनेजर कैन डिफाइन द लिमिट फॉर। ब्रांच मैनेजर जो है वो किसके लिए लिमिट जो है वो डिस्क्राइब करता है? ब्रांच मैनेजर जो है वो लिमिट जो है वो डिस्क्राइब करते हैं जो भी डीलर जो भी ब्रांच के अंदर है ना, उनके लिए ब्रांच मैनेजर जो है वो क्या करते हैं, डिफाइन करके करते हैं लिमिट्स को, कि कितनी कितनी लिमिट जो है वो आपको साइन करी गई हैं। ट्रेडिंग इन द क्रॉस करेंसी फ्यूचर इज़ अवेलेबल। देखो अगर मान लो कोई भी क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग हो रही है तो वो अवेलेबल कौन कौन से टाइम के बीच में होती है? 9 AM से 7:30 PM तक के जो है वो टाइम स्लॉट के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी होती है करेंसी फ्यूचर, क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स के अंदर। सो आई होप आप जो है वो खुद आप बुक को रेफ़र कर पा रहे होंगे। अब मैं इसके बाद जो है वो आई होप मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छे से आपको वैसे ही जो है वो बिना जो है बुक रेफ़र करवाए अच्छे से सॉल्व करवा सकता हूँ। देखो डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट विल बी ऑन। डेली मार्क टू मार्केट अगर सेटलमेंट हो रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट का तो वो जो है वो होता है T+1 डेज़ के बेसिस पर जो है वो डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो करा जाता है। अगर डेली बाय डेली हर दिन का सेटलमेंट करना है तो वो T+1 डेज़ के बेसिस पर होता है। एंड अगर वही बात जो है वो फाइनल सेटलमेंट के लिए होती है तो वो T+2 डेज़ के अंदर होता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आ जाता है जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डैश आर द मेंबर ऑफ ऑथराइज्ड एक्सचेंज। जो है वो ऑथराइज्ड एक्सचेंज के कौन मेंबर होते हैं? ट्रेडिंग मेंबर को बोला जाता है। मतलब जो कि ब्रोकर्स वगैरह होते हैं वो मेंबर होते हैं ऑथराइज्ड एक्सचेंज के। एंड डैश आर द मेंबर ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के कौन मेंबर होते हैं? क्लियरिंग मेंबर्स जो है वो होते हैं। तो समहाउ आप जो है वो क्रैक ऐसे भी कर सकते हो, क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के हैं एंड ट्रेडिंग मेंबर जो है वो ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के हैं। देन आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर? ही इज अ मेंबर विद द राइट टू ट्रेड ऑन हिज अकाउंट एज वेल एज क्लाइंट अकाउंट के भी आप पर, एंड ही कैन क्लियर एंड सेटल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल्फ एंड एज वेल एज अदर थ्रू द क्लियरिंग हाउस। तो आप जो है वो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर की डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसकी डेफिनेशन के अंदर लिखा ही ये है। एंड तो ये जो है वो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ट्रेडिंग मेंबर। क्या चीज़ जो है वो करेक्ट है ट्रेडिंग मेंबर के रिगार्डिंग? They can trade either on their own account or they on the behalf of the client including participant, and the exchange assign a trading member IDs। तो yes, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो ट्रेडिंग मेंबर को एक पर्टिकुलर आईडी जो है वो साइन करता है। एंड वो जो है वो खुद के बिहाफ पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं एंड क्लाइंट के बिहाफ पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर भी जो है वो क्या हो जाएगा? बोथ ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या नाम है, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज़ अ क्लियरिंग मेंबर हु इज़ नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। इसका मतलब क्या है कि क्या प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज़ अ क्लियरिंग मेंबर हु इज़ नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर? हाँ, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एक ऐसा क्लियरिंग मेंबर है जो कि ट्रेडिंग मेंबर नहीं है। अदरवाइज अगर वो ट्रेडिंग मेंबर है तो फिर वो तो ट्रेडिंग मेंबर बन गया, लेकिन प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की डेफिनेशन ही इसकी ऐसी है प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की, कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर जो है वो होता है जो कि जो है वो क्या है, जो कि ट्रेडिंग मेंबर नहीं है। आई होप आप जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है वो जब पढ़ोगे तो आप जो है वो वहाँ से रेफर कर पा रहे होगे। तो आप जैसे जो है वो ये देख भी सकते हो, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज़ अ क्लियरिंग मेंबर हु इज़ नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। तो ये डेफिनेशन आपको जो है वो कौन से चैप्टर के अंदर मिल जाती है? अगर आप जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ोगे तो देख रहे हो आप कितना एक एक वर्ड के ऊपर जो है वो MCQs आने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। देखो आप पार्टिसिपेंट में ट्रेड थ्रू द मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा है कि जो पार्टिसिपेंट जो है वो मल्टीपल ट्रेडिंग जो है वो उससे कर सकता है, लेकिन वो सेटल जो है वो किससे करेगा? सिंगल क्लियरिंग मेंबर से। अगेन ये जो है वो डेफिनेशन में से आया हुआ है कि वो क्लियर कर ट्रेड कर सकता है थ्रू द मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर्स बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर से जो है वो सेटल कर सकता है। तो 29 का आंसर क्या हो गया? ट्रू। क्लियरिंग मीन्स कंप्यूटिंग द ओपन पोजीशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर इन द ट्रेडिंग सिस्टम। क्या क्लियरिंग का मतलब ये होता है कि ओपन पोजीशन, क्या अगर मान लो किसी बंदे ने लॉन्ग करा हुआ तो शॉर्ट नहीं करा हुआ तो ये देखना है, एंड शॉर्ट नहीं करा हुआ लॉन्ग, शॉर्ट करा हुआ लॉन्ग नहीं करा हुआ ये देखना, यही क्या क्लियरिंग होता है? यस, क्लियरिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है वो क्लियरिंग की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से याद होगी, नहीं तो मैं आपको जो है वो रेफर करा देता हूँ क्लियरिंग का मतलब क्या होता है। ये डेफिनेशन से क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 से। क्लियरिंग मीन्स कंप्यूटिंग द ओपन पोजीशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ क्लियरिंग मेंबर इन द ट्रेडिंग सिस्टम। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्राइस डिफरेंसेस अमंग द 3 डिफरेंट करेंसी इन द फॉरेक्स मार्केट। क्या ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के अंदर ऐसा करा जाता है जहाँ पर जो है वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाती हैं? हाँ बिल्कुल, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के अंदर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी जो है वो देखी जाती है। यहाँ पर जो 3 करेंसीज होती हैं एंड जो है वो क्या करा जाता है, करेंसीज के जो है वो बेस्ट पेयर्स निकाल के जो है वो क्या करा जाता है, एक्सप्लॉइट करी जाती है। आर्बिट्रेजर जो है वो देखता है कि कैसे जो है वो मैं पैसा जो है वो कमा सकता हूँ।
सो ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर से क्वेश्चन है। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एक्सप्लोइटिंग द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी रिजल्टिंग ऑन द प्राइस डिफरेंसेस अमंग द 3 डिफरेंट करेंसीज इन द फॉरेक्स मार्केट। यहाँ पर क्या करा जाता है, एक्सचेंज, पहले एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करा जाएगा, फिर सेकंड करेंसी को थर्ड करेंसी से, एंड फिर थर्ड को फर्स्ट करेंसी से जो है वो एक्सचेंज करके जो है वो आर्बिट्रेज गेन या लॉस निकाला जाता है। सो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा 31 का ट्रू हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 32 आता था, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज इन्वॉल्व 3 ट्रेड विच इज एक्सचेंजिंग द फर्स्ट करेंसी फॉर द सेकंड करेंसी, exchanging the second currency for the third currency and exchanging the third currency for the first currency। सो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, यस जो है वो 32 का, सॉरी 32 का जो है वो आंसर क्या होगा, 32 का आंसर होगा यस ऑल द अबव। क्योंकि जो है वो यहाँ पर अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा है, एक करेंसी को दूसरी, दूसरी को तीसरी या तीसरी को फर्स्ट से, तो ऑल ऑफ द अबव आर राइट। ठीक है, इसके बाद आता है स्प्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा 33 क्वेश्चन का ट्रू होगा। क्या जो है स्प्रेड जो डिफरेंस होता है 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में, हाँ। सो अगेन ये चैप्टर नंबर 4 से जो है वो पूछा गया है। देखो स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ 2 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्प्रेड मूवमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पर होता है, लिक्विडिटी पर होता है, मॉनिटरिंग पॉलिसी पर होता है, या किस पर होता है। सो आपको यहीं पर जो है वो सीखने के लिए मिलेगा, सिखाया गया था कि यहाँ पर जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, तीनों पर जो है वो डिपेंडेंट होता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पर भी, लिक्विडिटी पर भी, एंड मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन पर भी। इन तीनों पर जो है वो स्प्रेड की मूवमेंट जो है वो डिफाइंड होती है, मतलब बेस्ड होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंट्रा करेंसी पेयर। इंट्रा करेंसी पेयर को जो है वो क्या जो है वो हम कैलेंडर स्प्रेड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर यहीं से पूछा गया है, वहाँ पर बताया गया था, सिखाया गया था, इंट्रा करेंसी पेयर स्प्रेड को ही जो है वो कैलेंडर स्प्रेड जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो हमारा क्या हो गया ट्रू। इंट्रा करेंसी पीरियड स्प्रेड कंसिस्ट ऑफ, इंट्रा करेंसी पीरियड स्प्रेड के अंदर जो है वो क्या होता है, वहाँ पर जो है वो हम एक लॉन्ग फ्यूचर खेलते हैं एंड एक शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खेलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 लॉन्ग फ्यूचर एंड 1 शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोथ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। इन केस ऑफ EUR USD एंड GBP USD व्हाट वुड बी द बेस करेंसी। बेस करेंसी का मतलब अभी मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, बेस करेंसी वो करेंसी होती है जिसे पहले रखा जाता है। तो 37 केस के अंदर जो है वो इसके अंदर EUR है एंड इसके अंदर GBP है, तो बोथ ऑफ द अबव हो गया, क्योंकि EUR भी दे रखा है GBP भी दे रखा है, तो बोथ ऑफ द अबव हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है, इन केस ऑफ EUR USD एंड GBP USD व्हाट वुड बी द कोटिंग करेंसी। कोटिंग करेंसी कौन सी होती है, जो बाद में रखी जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या रखी गई है, यहाँ पर भी USD एंड यहाँ पर भी USD है, तो USD जो है वो आ जाएगा आंसर। 38 का आंसर क्या है, USD जो है वो है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 39। इन केस ऑफ USD GBP व्हाट वुड बी द बेस करेंसी। बेस करेंसी क्या है USD GPY के अंदर। देखो बेस करेंसी का मतलब वो करेंसी जिसे पहले रखा जा रहा है, तो USD जो है वो बेस करेंसी है। इन केस ऑफ USD GPY व्हाट वुड बी द कोटिंग करेंसी, वो जो बाद में रखी जाती है उसे कोटिंग करेंसी बोलते हैं करेंसी पेयर के अंदर, वो आ जाता है GPY। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, देखो जनरलाइज्ड फार्मूला फॉर इंटरेस्ट रेट पैरिटी इज गिवन एज F इज इक्वल टू S इंटू R दिस माइनस दिस इंटू में पीरियड। तो ये आप जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जो है वो फॉर्मूला जो है वो देखोगे, तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का जो है वो यही फॉर्मूला होता है। मैं आपको जो है वो दिखा देता हूँ इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला। ये देखो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का यही फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू S इंटू 1 प्लस RQC इंटू में पीरियड डिवाइडेड बाई 1 प्लस RBC इंटू में पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो एस का मतलब स्पॉट प्राइस, ये मतलब ये सब कुछ सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इन अ करेंसी पेयर फ्यूचर वैल्यू ऑफ द करेंसी विद द हायर इंटरेस्ट रेट इज डिस्काउंटेड टू द करेंसी विद द लोअर इंटरेस्ट रेट। क्या ऐसा होता है कि जो है वो करेंसी पेयर के अंदर जो है वो क्या एक करेंसी जो है वो करेंसी जिसका जो है वो हायर इंटरेस्ट रेट है वो डिस्काउंट हो जाती है टू द करेंसी विद द लोअर इंटरेस्ट रेट। ये जो है वो एक थ्योरेटिकल सा है आंसर, इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जो है वो जिसकी जो है वो ये जो है ना ये बेस्ड है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पर ही। एंड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी बेसिकली बोलता ही यही है कि यहाँ पर जो है वो कि क्या नाम है, अगर मान लो किसी करेंसी का जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो किससे ऑफसेट हो जाता है, उसके जो है वो एक्सचेंज रेट से ऑफसेट हो जाता है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है। सपोज 6 मंथ इंटरेस्ट रेट इन इंडिया इज 5%, USA के अंदर 1% है। द करंट USD INR स्पॉट रेट इज 66, व्हाट इज़ लाइकली 6 मंथ USD INR फ्यूचर प्राइस। तो क्या होगा USD INR का जो है वो प्राइस जो है वो क्या लगता है क्या होगा आप, तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा
70.69 जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। आप इसे थ्योरेटिकली जो है वो कंप्यूट भी कर सकते हो, फ्यूचर प्राइस जो है वो निकाल सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो ये मैं आप ये जो है वो आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है, विच टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट हैव अ रियल एक्सपोजर टू द फॉरेन करेंसी रिस्क ऑन अकाउंट ऑफ देयर अंडरलाइंग बिजनेस। किसको जो है वो, किसको सच्ची में रिस्क होता है, हैजर्स को जो है वो सच्ची में रिस्क होता है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो है ना चैप्टर नंबर 2 के अंदर से जो है वो पूछा गया है। एक सेकेंड मैं आपको रेफर करा देता हूँ। ये देखिए चैप्टर नंबर 4 के अंदर से, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 के अंदर इनका रियल एक्सपोजर होता है हैजर्स का। तो ये आंसर आ जाता है कि विच टाइप ऑफ द पार्टिसिपेंट है द रियल एक्सपोजर। तो जो है वो हैजर्स को रियल एक्सपोजर होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हैजर्स का, रिमूव करना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, या रिड्यूस वोलेटिलिटी, या फिर बोथ ऑफ द अबव। उनका ना जो है वो 44 का आंसर आ जाएगा, सॉरी 45 का आंसर जो है वो आ जाएगा बोथ द अबव, क्योंकि उनका जो है वो दोनों ही काम होता है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर को भी जो है वो हैंडल आउट करना, एंड जो है वो सेकंड क्या था, वोलेटिलिटी को भी जो है वो रिमूव करना। तो यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सपोजर जो है वो ये भी दिख जाएगा, एंड वोलेटिलिटी भी जो है वो दिख जाएगा, रिड्यूस करना वोलेटिलिटी को। तो ये दोनों ही जो है वो आंसर जो है वो करेक्ट है। इसी वजह से 45 का आंसर हो जाता है बोथ ऑफ द अबव। विच सेट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट डू नॉट हैव अ रियल एक्सपोजर, किसका रियल एक्सपोजर नहीं होता बिल्कुल। तो 46 का आंसर जो है वो क्या है, स्पेकुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनका जो है वो रियल एक्सपोजर नहीं होता। देखो आप जो है वो स्पेकुलेटर की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, वहाँ पर लिखा भी हुआ है इनका जो है वो कोई भी रियल एक्सपोजर नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सो स्पेकुलेटर इज द करेक्ट आंसर। स्पेकुलेटर अज्यूम द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बाय टेकिंग अ व्यू ऑन द मार्केट डायरेक्शन एंड होप टू मेक अ रिटर्न बाय टेकिंग द प्राइस रिस्क। क्या जो है वो स्पेकुलेटर ऐसा करते हैं? हाँ, स्पेकुलेटर जो है वो यही करते हैं कि उनको जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो अज्यूम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को, वो जो है वो क्या करते हैं मार्केट डायरेक्शन में लेते हैं, एंड होप्स करते हैं वो कि वो रिटर्न्स कमा लेंगे प्राइस के अंदर रिस्क खेल कर, वो जो है वो क्या कर लेंगे, अपना रिटर्न कमा लेंगे। सो बेसिकली इसके बाद आ जाता है हमारे पास विच सेट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट। ये जो है वो बेसिकली यहाँ पर ना सारे क्वेश्चन जो है वो अभी हम लगातार चैप्टर नंबर 4 से ही देखते आ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है विच सेट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट हैव नीदर एक्सपोजर टू रिस्क नोर दे डू नॉट हैव टेक रिस्क। तो ये कौन होते हैं, ये कौन से पर्सन होते हैं, ये नहीं जो है वो आर्बिट्रेजर्स जो है वो बोलते हैं। आर्बिट्रेजर जो है वो ना तो उनका कोई एक्सपोजर होता है रिस्क के अंदर, ना तो जो है वो कोई भी रिस्क लेते हैं। तो अगेन चैप्टर नंबर 4 से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है थियोरेटिकल था कि आर्बिट्रेजर जो है वो ना तो वो जो है वो उनको कोई एक्सपोजर होता है रिस्क का, ना तो वो जो है वो कोई भी रिस्क लेते हैं। ठीक है, विच सेट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आइडेंटिफाई मिस प्राइसिंग एंड यूज इट फॉर मेकिंग द प्रॉफिट। कौन से होते हैं? आर्बिट्रेजर जो है वो यूज़ करते हैं। इसी डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि वो जो है वो क्या करते हैं, वो जो है वो बस मतलब पैसा कमाते हैं। वो जो है वो देखते हैं कि कोई भी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर प्राइसेस के अंदर डिफरेंस अराइज हो रहा है, एंड अगर हाँ जो है वो अगर प्राइसेस के अंदर डिफरेंस अराइज हो रहा है तो वो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कमा के निकल लेते हैं। आर्बिट्रेजर लॉक इन द प्रॉफिट बाय साइमल्टेनियसली एंटरिंग द अपोजिट पोजीशन इन 2 और मोर मार्केट्स के अंदर जो है वो मतलब वो साइमल्टेनियसली जो है वो एंटर करता है अपोजिट पोजीशन को। तो इसका आंसर है हाँ, वो जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो क्या करता है, डिफरेंट पोजीशन जो है वो ले लेता है। तो इसका आंसर जो है वो अगेन ये जो है वो क्या करता है, साइमल्टेनियसली एंटर करता है अपोजिट पोजीशन को, ट्रांजेक्शन्स को इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लास्ट ट्रेडिंग डे। लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो उसे एक्सपायरी डेट भी जो है वो बोला जाता है। अगेन ये जो है वो चैप्टर नंबर 1 से जो है पूछा गया है। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है वो दिया हुआ है ये। तो बेसिकली जो है वो जिस डेट पर जो है वो लास्ट ट्रेडिंग हो रही है उसे क्या बोला जाता है, एक्सपायरी डेट भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है 51 के बाद 52 जो है वो क्या है, एक्सपायरी डेट इज़ अ डेट जहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो सीजीज हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर ट्रू है। एक्सपायरी डेट इज़ डैश डेज बिफोर द फाइनल सेटलमेंट डेट। कितनी जो है वो दिन जो है वो पहले होता है फाइनल सेटलमेंट डे से, तो वो 2 दिन पहले जो है वो होता है प्रायर टू द फाइनल सेटलमेंट डेट से 2 दिन पहले जो है वो क्या होता है, एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, तो ये भी जो है वो आप जो है वो देख सकते हो एक्सपायरी डेट जो है वो कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर आपके कॉन्सेप्ट जो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको याद भी आ गया होगा। सो बेसिकली इसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54। कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑल्सो नोन एज लॉट साइज इज द अमाउंट ऑफ द एसेट दैट हैज टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट। क्या ऐसा होता है कि कितना जो है वो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डील करा है? हाँ ट्रू है इसका आंसर। ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कहाँ सीखने के लिए मिला था
की कॉन्ट्रैक्ट साइज वाला, ये देखो चैप्टर नंबर 3 एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज, जैसे हम लॉट साइज भी बोलते हैं, जैसे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम जो है वो लॉट्स के अंदर खरीदते हैं, एक सिंगल शेयर नहीं खरीद सकते हैं, तो अमाउंट ऑफ द एसेट दैट हैज़ टू बी डिलीवर्ड अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, उसे बोला जाता है लॉट साइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज। मतलब एक लॉट उठाते हैं तभी उसी के अंदर वही डीलिंग कर सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर शेयर की नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर लॉट की करनी पड़ती है डीलिंग्स। इन केस ऑफ USD GPY द कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, अगर मान लो जो है वो USD GPY है तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो उसके अंदर USD 1000 होता है। देखो यहाँ पर जो है वो हमें स्पेसिफिकली जो है वो गिवन था कि USD जो है वो USD GPY के अंदर जो है वो कितना होता है, USD GPY के अंदर जो है वो कितना होता है 1000 USD जो है वो होता है। तो यहाँ पर ये भी हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला क्वेश्चन, the amount of the asset that has to be the amount that must be deposited in the margin account at the time of the future contract is first entered into is known as initial margin। क्या होता है इनिशियल मार्जिन जो है वो बोलते हैं, हाँ इनिशियल मार्जिन जो है वो उसे बोलते हैं, ये हमारे को जो है वो जमा कराना पड़ता है अगर हमारे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करना है। अगर मान लो 2 पर्सन है वो दोनों आपस में एंटर करना चाहते हैं तो उन्हें इनिशियल मार्जिन जमा कराना पड़ता है। तो ये जो है वो इसका आंसर क्या है, ट्रू है। ये ट्रू पे मैंने जो है टिक करा हुआ है, ठीक है। द डेली सेटलमेंट ऑफ द गेन एंड द लॉसेज, जो भी हो रहा है क्या उसे जो मार्क टू मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं मार्क टू मार्केट या फिर इनिशियल मार्केट। देखो डेली सेटलमेंट जो भी होता है ना उसे जो है वो हम क्या बोलते हैं, मार्किंग करना मार्केट पर, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है हमेशा जो है मार्किंग जो है वो करी जाती है मार्केट पर, और जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट को चेंजेस से एडजस्ट करा जाता है ताकि ये देखा जा पाए कि क्या हमारा मार्केट क्या हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्ट तो नहीं पड़ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, मार्किंग टू मार्केट। एडवांटेज क्या होता है फ्यूचर का, फ्यूचर्स का एडवांटेज क्या होता है, प्राइस ट्रांसपेरेंसी, एलिमिनेशन ऑफ काउंटर पार्टी एक्सेस टू ऑल टाइप, या फिर ये सारा का सारा ही जो है वो एडवांटेजेस हैं। रिटेल स्पेकुलेटर्स विद नो एक्सपोजर टू फॉरेन एक्सपोजर कैन नॉट ट्रेड इन द OTC मार्केट। देखो रिटेल स्पेकुलेटर जिनका कोई भी एक्सपोजर नहीं है, क्या वो ट्रेड नहीं कर सकते OTC मार्केट के अंदर, बिल्कुल सही बात है। जिनका कोई भी एक्सपोजर नहीं है, जिन्होंने जो है वो कोई भी मतलब जिनको कुछ जो है वो मतलब कोई एक्सपोजर नहीं उन्होंने ले रखा है, अगर आपके पास एक्सपोजर है तभी आप जो है वो ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, तो आप जो है वो OTC मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60, द प्रॉफिट और लॉस एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ 1 टिक इज नोन एज। जो भी एक टिक से जो है वो चेंज जो है वो आएगा वो क्या आ जाता है, ये देखो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर जो है वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टिक से, ठीक है। देन आ जाता है हमारे पास द 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट आर हैजर्स, स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेजर्स। तो ये तो मैंने अभी आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर दिखाया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, 3 आ जाते हैं हैजर, स्पेकुलेटर एंड आर्बिट्रेजर। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट पार्टिसिपेंट कैन ट्रेड इन द डेरिवेटिव मार्केट। इनमें से कौन सा कर सकता है, सारे के सारे कोई भी जो है वो कर सकता है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ की इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ अ डेरिवेटिव। तो आप ये डेरिवेटिव के खुद पढ़ लेना, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा सारे के सारे की इकोनॉमिक फंक्शंस हैं। इसके अंदर जो है सारे के सारे जो है वो आंसर आएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर आ जाता है मार्केट टिक वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ 1 टिक। क्या मार्केट की टिक की वैल्यू जो है वो कैश वैल्यू होती है 1 टिक की। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सही बात है कि 1 मिनट, बिल्कुल सही बात है कि जो मार्केट की टिक वैल्यू है वो कैश वैल्यू होती है 1 टिक की, ठीक है। और द EUR फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर्स मार्केट हैज अ टिक वैल्यू ऑफ $6.25। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ट्रेड वुड इंक्रीज और डिक्रीज बाय डैश पर कॉन्ट्रैक्ट। वो कितना जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, 6.25 जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर उसके टिक की वैल्यू इतनी है तो जो है वो कितना जो है वो एक्सचेंज जो है वो करेगा, सिंस वो 1 टिक के इक्वल होता है तो वो डिक्रीज भी कितना करेगा, $6.25 से जो है वो डिक्रीज करेगा। द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इज द मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रेडेड, हाँ दैट हैज़ टू बी डिलीवर्ड, सिंस ये जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो 3rd के अंदर से जो है वो पूछा गया, जहाँ पर मतलब मिनिमम जो है कितना जो है वो डिलीवर्ड होना चाहिए, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। देन द पीरियड ओवर विच द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड इज नोन एज, उसे जो है वो हम क्या बोलते हैं, उसे जो है वो हम जो है वो क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल भी बोलते हैं। देखो कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब क्या है, जिसके ऊपर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करा जा रहा है, ये कितने भी मंथ हो सकता है, और जो है वो ये एक्सचेंज जो है हमारे को 12 कॉन्ट्रैक्ट देता है आउटस्टैंडिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। द करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द सेबी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस विल हैव डैश कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग। ये तो मैंने अभी आपको बताया ही है, 12 आउटस्टैंडिंग होते हैं। देन आ जाता है मेरे पास लास्ट बिजनेस डे ऑफ द मंथ विल बी टर्म एज द वैल्यू डेट और द फाइनल सेटलमेंट डेट। लास्ट जो बिजनेस डे होता है, हाँ उसे लास्ट बिजनेस डे को ही जो है वो क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट या फिर फाइनल सेटलमेंट डेट बोला जाता है।
जब जो है वो मतलब एक मंथ है उसका लास्ट जब बिजनेस डे होगा ना, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, फाइनल सेटलमेंट डेट जो है वो बोला जाता है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको मिलेगा इसका आंसर। सो अगेन ये जो है वैसे भी एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। द रूल ऑफ द इंटरबैंक सेटलमेंट वुड बी दैट दैट हैज़ टू बी लेट डाउन बाय, तो इंटरबैंक के जो रेट्स कौन जो है वो लेट डाउन करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरबैंक के जो रेट होते हैं ना वो फेडाई जो है वो लेट डाउन करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, फेडाई। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 71, जहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो क्या करता है, ट्रैक करता है प्राइसेस ऑफ द स्पेसिफाइड बास्केट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। क्या ऐसा है? हाँ ऐसा ही होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वो जो है वो कंज्यूमर गुड्स की प्राइसेस के बारे में बताता है, एंड ये जो है वो एक तरह से इन्फ्लेशन का मेजर भी है। ये चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारे को दिया हुआ है कि ये जो है स्टैटिस्टिकल मेजर है, स्टैटिस्टिकल टाइम मेजर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो, ठीक है। यहीं पर जो है वो डेफिनेशन के अंदर देख रहे हो अब लिखा हुआ है, डेरिवेटिव इज द प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टू और मोर बेसिक वेरिएबल्स। तो ये तो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया ही था चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि हाँ ट्रू है इसका आंसर। एन अंडरलाइंग एसेट इज द सिक्योरिटी ऑन विच द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन। हाँ बिल्कुल, जो अंडरलाइंग एसेट पर ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिटरमाइंड होती है। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है, द अंडरलाइंग एसेट कैन बी, अंडरलाइंग एसेट जो क्या हो सकता है, क्या इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है ना वो ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। देखो वो इक्विटी भी हो सकता है, वो कमोडिटी भी हो सकता है, वो जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, कोई और अदर एसेट भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। देन आ जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, जहाँ पर सेटलमेंट जो है वो हो रहा है स्पेसिफाइड डेट इन द फ्यूचर्स ऑन द टू डे प्री एग्रीड प्राइस। क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे बोलते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ हाँ, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे बोला जाता है, हाँ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 75th क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू, यस, क्योंकि जो है वो ये कस्टमाइज ये ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने आपको बताया ही था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। स्वैप्स आर द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, जिन्होंने जो है वो एग्री करा कि वो जो है वो कैश फ्लोज को जो है वो एक्सचेंज करेंगे इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज्ड फार्मूला। हाँ स्वैप्स के अंदर जो है वो पार्टीज एग्री करती है कि वो एक्सचेंज करेंगे कैश फ्लोज प्री अरेंज फार्मूला के थ्रू। तो इसका आंसर 76 क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ट्रू जो है वो इसका आंसर जो है वो हो जाता है, ठीक है। देन स्वैप्स कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ पोर्टफोलियो ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या जो है वो उन्हें रिगार्डेड नहीं किया जाता है, नहीं, बल्कि उनके रिगार्ड करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली में सिखाया गया था कि उन्हें जो है पोर्टफोलियो माना जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो ये इसका आंसर जो है 77 का क्या हो गया, फॉल्स हो जाता है, फॉल्स, ट्रू नहीं फॉल्स हो जाता है। द कमोडिटी यूज स्वैप्स आर, कौन कौन सी जो है वो यूज़ करी जाती हैं कमोडिटी यूज स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप या करेंसी रेट स्वैप। तो अगर आपने यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा ये दोनों ही अच्छे से जो है वो यूज़ करी जाती है, तो बोथ ऑफ द अबव है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट स्वैप एंड टेल स्वैपिंग ओनली द इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लोज बिटवीन द पार्टीज इन द सेम करेंसी। क्या वो जो है हमारे को ओनली इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का नहीं करने देता, यस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लिखा भी यही है कि आप स्वैप कर सकते हो ओनली इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लोज से, जो है वो पार्टी जो है वो आपस में जो है वो एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है, मतलब जो उसको सही लगता है अपनी इच्छा से, ठीक है। अपनी इच्छा ना करते हुए हम जो है सेटलमेंट करके जो है वो क्या कर लेते हैं, प्राइस करके स्वैप कर लेते हैं ताकि दोनों का फ़ायदा हो जाए। करेंसी स्वैप entails swapping both the principal and interest between them with the cash flow in one direction being in the different currency other than those in the opposite direction। तो इसका आंसर जो है वो आ जाता है ट्रू, क्योंकि जो है वो करेंसी स्वैप जो है वो करता ही ऐसे है कि वो जो है वो हमारे को अगर प्रिंसिपल इच्छा जो है वो और इंटरेस्ट इच्छा दोनों को जो है वो क्या करने देता है, स्वैप करने देता है, ठीक है। स्वैपिंग जो है वो हो जाती है, मतलब मुझे इसमें खरीदना है और सामने वाले को उसमें खरीदना है, बट जो है वो हम क्या कर लेते हैं आपस में स्वैप कर लेंगे ताकि जो है वो क्या हो, हम दोनों को फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अगर मैं अपने में खरीदूंगा ना तो मुझे नुकसान होगा, वो अपने में खरीदेगा नुकसान होगा, लेकिन अगर वो पार्टी मेरे में खरीद रही है, मैं जो है वो कोई ऐसी चीज़ खरीद रहा हूँ जहाँ पर मुझे जो है वो बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ का जो मैं नहीं खरीद रहा हूँ, सामने वाला पर्सन खरीद रहा है, तो उसे स्वैपिंग बोलते हैं। तो स्वैपिंग जो है बेसिकली जो है वो इसी को बोलते हैं। तो ये खत्म हो गया। ओटीसी करेंसी मार्केट के अंदर सेटलमेंट डेट को हम जो है वो वैल्यू डेट भी बोलते हैं क्या, हाँ ओटीसी मार्केट के अंदर जो है वो क्या नाम है, सेटलमेंट डेट को जो है वो वैल्यू डेट भी जो है वो बोला जाता है, सेटलमेंट डेट को जो है वो क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट भी जो है वो बोला जाता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर बोला गया, सिखाया भी था, ये जो सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन वेयर द काउंटर पार्टी इज एक्चुअली एक्सचेंज जो है वो उसे बोला जाता है वैल्यू डेट, जब वो एक्चुअली में जो है वो सेटलमेंट हो रहा है। इन ओटीसी करेंसी मार्केट वैल्यू डेट जो है वो क्या जो है वो डिफरेंट होती है उससे,
हाँ, वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है ओटीसी मार्केट के अंदर। ट्रेड डेट और जो है वो क्या नाम है वैल्यू डेट जो है वो दोनों अलग अलग दिन जो है वो होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्पॉट वैल्यू डेट के अंदर जो है सेटलमेंट जो है वो कब करा जाता है, 2 बिजनेस डेज के बाद में करा जाता है। द सेटलमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन व्हेन काउंटर पार्टीज एक्चुअली एक्सचेंजेस द करेंसी इज नोन एज वैल्यू डेट। तो जब वो एक्चुअली में जो है वो कन्वर्ट कर रही है तो क्या जो है उसे जो है वो वैल्यू डेट बोलते हैं। तो हाँ, इस वैल्यू डेट जो है उसी को बोलते हैं जब वो एक्चुअली में जो है वो सेटलमेंट हो रही है, उसी को जो है वो क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट जो है वो बोला जाता है। जब एक्चुअली में जो है वो सेटलमेंट हो रही है उसे क्या बोला जाता है, वैल्यू डेट। ट्रू। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू डेट इज द स्पॉट वैल्यू डेट विच इज सेटलमेंट। स्पॉट वैल्यू डेट जो है वो कब करा जाता है, देखो आप डायग्राम से भी जो है वो याद कर सकते हो, T+2 जो है वो आ जाता है, तो 2 वर्किंग डेज हो गया। एनी सेटलमेंट डेट आफ्टर द स्पॉट वैल्यू डेट इज नोन एज। कोई भी सेटलमेंट डेट जो भी स्पॉट के बाद में होगी, स्पॉट के बाद कुछ भी है तो वो क्या है, फॉरवर्ड है, तो फॉरवर्ड आ जाता है, तो ट्रू हो गया। देन आ जाता है मेरे पास आंसर, द फॉरवर्ड मार्केट कैन एक्सटेंड अप टू, कितने तक जो है वो एक्सटेंड हो सकती है। 86 का आंसर आ जाएगा, वो 1 ईयर तक जो है वो क्या होती है, फॉरवर्ड मार्केट जो है वो एक्सटेंड करी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन एनी रेजिडेंट इंडियन डिजर्विंग टू बुक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव एन अंडरलाइंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट। क्या उसके पास अंडरलाइंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए 87 के अंदर, हाँ ट्रू। क्योंकि अगर उसके पास अंडरलाइंग ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हैज नहीं हो पाएगी उसकी पोजीशन। एंड जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं इज एक्सपेक्टेड टू सबमिट द ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट टू द बैंक। कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो उसे सबमिट करना पड़ता है, उसे जो है सबमिट करना पड़ता है 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है। एंड जीडीपी मीन्स रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करी गई है, चैप्टर नंबर 1 में से है, जहाँ पर जो है जीडीपी जो है बताया गया है। आई विल शो यू कि जो है वो कहाँ पर दिखाया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस करे गए हैं कंट्री के अंदर। तो 89 का आंसर क्या होगा, ट्रू आ जाता है। इन इंडिया द इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर्स आर रिपोर्टिंग यूजिंग, कौन सा मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं, 11-12 जो है वो आ जाता है। एंड फॉरेक्स इज द वैल्यू ऑफ द वन करेंसी फॉर वन कंट्री वर्सेस द वैल्यू ऑफ करेंसी फॉर द अदर कंट्री, क्या जो है वो ऐसा होता है, हाँ। फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वैल्यू ऑफ वन करेंसी फॉर वन कंट्री वर्सेस द वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉर द अदर कंट्री, यस, उसी को फॉरेक्स जो है वो बोला जाता है। द मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर इन द वर्ल्ड आर नोन एज मेजर, ये हमने करेंसी पेयर के कॉन्सेप्ट के अंदर सीखा ही था कि हाँ जो मोस्ट ट्रेडेड करेंसी पेयर्स होते हैं उन्हें जो है वो मेजर्स भी बोलते हैं। विच करेंसी पेयर है निकनेम केबल, कौन सी करेंसी का निकनेम जो है वो केबल है, ब्रिटिश पाउंड का जो है वो निकनेम जो है वो केबल है। आई विल शो यू कहाँ पर लिखा है कि जो है ब्रिटिश, ये देखो ब्रिटिश पाउंड का मतलब जो है वो नाम जो है वो केबल भी होता है। डैश इज द करेंसी डैट इज प्राइज्ड एंड द अमाउंट इज फिक्स्ड एट पर यूनिट, जो कि हाँ वो होती है हमारे बेस करेंसी। बेस करेंसी को जो है वो करेंसी जो कि प्राइस एंड अमाउंट जो है वो 1 यूनिट में जो है स्पेसिफाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 95 आ रहा है। इन इंडिया ओवर द काउंटर मार्केट इज ओपन, ओवर द काउंटर मार्केट जो है वो ओपन होती है 9 से 5 बजे तक। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। देन आ जाता है हमारे पास लास्ट लॉट आ जाता है हमारे पास, एक सेकेंड, हमारा 96 तक तो क्वेश्चन हो ही गए हैं, है ना। देन आ जाता है बैंक प्राइस लार्ज वैल्यू मर्चेंट ट्रांजेक्शन फ्रॉम इंटर बैंक रेट, ट्रू, क्योंकि जो है बैंक जो है वो लार्ज मर्चेंट ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर करता है, प्राइस जो है वो करता है फ्रॉम इंटर बैंक से, तो ट्रू है। फिर मेरे को ये आ जाता है फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन बैंक पोजीशन, बैंक पब्लिशर स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ द डे, जिसे जो है हम क्या बोला जाता है, जिसे हम जो है वो कार्ड रेट भी बोलते हैं। एंड अनलाइक द करेंसी फ्यूचर मार्केट द सेटलमेंट इन द ऑप्शन ओटीसी स्पॉट प्राइस हैपन बाय द एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, करेंसी फ्यूचर मार्केट के अंदर तो जो है सेटलमेंट जो है वो देन आ जाता है हमारे पास अनलाइक द करेंसी फ्यूचर मार्केट द सेटलमेंट ऑन द ओटीसी स्पॉट मार्केट हैपन बाय एक्चुअल डिलीवरी, क्या जो है वो एक्चुअल डिलीवरी की वजह से होता है, हाँ एक्चुअल डिलीवरी से होता है। एंड मैकेनिज्म जो है सेटलमेंट का मैकेनिज्म जहाँ पर हर काउंटर पार्टी जो है वो एक्सचेंज करेगी, तो उसका आंसर क्या आ जाता है, ट्रू। एंड मैकेनिज्म यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेंट जो है ओनली डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ गुड्स जो है वो सेटल करवाएंगे।
देन हमारे पास आ जाता है लास्ट जो है वो क्या आ जाता है, द मैकेनिज्म वेयर द मार्केट पार्टिसिपेंट ओनली सेटल द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। क्या उसे जो है वो मतलब वो ओनली डिफरेंस वैल्यू को जो है सेटल करेंगे, तो उसे ग्रॉस सेटलमेंट बोला जाता है या नेट सेटलमेंट, तो उसे जो है वो नेट सेटलमेंट जो है वो बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे 100 के 100 MCQ जो है वो कवर हो जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये जो वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो तो जो है वो, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।